हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने 63 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमें मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में क्वेश्चंस करने थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। आपको बताना है दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था। शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था आपका, शाहजहां द्वारा। जामा मस्जिद आपको दिल्ली में किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1656 ईस्वी में बनवाया था। यह मस्जिद लाल पत्थरों तथा संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू कराया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे। 1650 में शुरुआत हुई थी और बनकर तैयार हुई थी 1656 में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो बुलंद दरवाजा आपका कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति पर कराया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है, आगरा के फतेहपुर सीकरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ताजमहल गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान शिराजी, मोहम्मद अब्दू। तो ताजमहल के कैलीग्राफर कौन थे, तो ऑप्शन आपका सी राइट है, अमानत खान शिराजी। 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ, 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ आपका ताजमहल बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है आपका, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। जामा मस्जिद परिसर में, लाल किला परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में, हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट होगा, लौह स्तंभ आपका कहाँ है, कुतुब मीनार परिसर में। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। तो लौह स्तंभ की जो लंबाई है वो 7.21 मीटर है और इसका निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। है कहाँ पर, कुतुब मीनार परिसर में है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
68। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध, वारांगल। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा आपका कहां पर स्थित है? अलाई दरवाजा न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाया था? नई दिल्ली में। कब करवाया था? 1311 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो मीर सैयद अली जो चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये आपके हुमायूं के थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद से हुई थी। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया। क्लियर? ऑप्शन डी आपका राइट है। बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। अभी बताया गया बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया? 1602 ईस्वी में बनवाया था और गुजरात विजय पर बनवाया था। पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर का किला में, फतेहपुर सीकरी में, आगरे के किले में। तो पंचमहल आपका कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिल इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत और नक्का कारखाना, टकसाल, दीवान ए आम आदि हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशाद बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में। नहीं, हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ है? दिल्ली में है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर? ऑप्शन डी आपका राइट है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अव्यवस्थित है। यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो पूछा जा सकता है हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी है, बाकी सब आपके सही थे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कुतुब मीनार, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो आपको बताना है किसने इसमें योगदान नहीं दिया है कुतुब मीनार को बनाने में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट होना चाहिए। कुतुब मीनार ने इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व का सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर एवं व्यास 14.3 मीटर, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी। पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी।
किंतु इसका आधार ही बनवा पाया था ये। बाद में इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हो गए थे, इन्होंने इसकी 3 मंजिल को बनवाया था। बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद आपके फिरोज शाह तुगलक आए थे, इन्होंने 4थी मंजिल की जगह 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। अब यह मीनार 5 मंजिल है, यानी 3 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई और फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की 2 मंजिलें बनवाई। टोटल 5 मंजिल का ये आपका कुतुब मीनार है। कालांतर में सिकंदर लोदी ने भी इसकी 5वीं मंजिल में पुनः निर्माण का कार्य किया, तो सिकंदर लोदी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था। जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सी राइट हो गया था आपका। क्लियर, 4 लोग कुतुब मीनार से संबंधित हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत से क्वेश्चन है आपके। अब अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। पूछा जाता है भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। तो पूछा जाएगा आपसे खड़ी बोली का जन्म किसने दिया, तो आपके अमीर खुसरो जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उस सिराज। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है, अब्बास खां सरवानी। ये आपके मुगल काल के लेखक हैं। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारिक-ए-शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध का पर प्रकाश डाला गया। तो अब्बास खां सरवानी जो है तारिक-ए-शेरशाही जो फारस भाषा में लिखी गई है। आमिर खुसरो सल्तनत काल के थे। इन्होंने किरण उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह ए सिपीहर, तुगलक नामा, ये बहुत पूछा जाता है, एजाज ए खुसरवी की रचना की है। किसने? आमिर खुसरो ने की है। मिन्हाज उस मिसराज, ये भी आपके सल्तनत काल के हैं। इन्होंने फारसी भाषा में तबकात ए नासरी लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी, ये भी सल्तनत काल के हैं, फारसी भाषा में तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी लिखी है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, अब्बास खां सरवानी, ये आपके मुगल काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, आईने अकबरी किसने लिखा है? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्लादो प्याजा। तो यहाँ पर आईने अकबरी आपके अबुल फजल ने लिखी है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा, अकबरनामा का ही एक भाग है क्या आईने अकबरी। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नौरत्नों में थे। ये चारों आपके अकबर के नौरत्न थे। टोटल 9 थे नौरत्न। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 अध्याय यानी 7 कांड है टोटल। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें सबसे लंबा आपका कांड बाल कांड है। इसमें कुल 361 दोहे हैं, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखी, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी, हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी, नहीं, किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी है, और ये गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर थी। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, हुमायूं ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक, फिर वही क्वेश्चन आ गया, गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां शरवानी, कैफी खां। तो अबुल फजल आपके अकबरनामा के लेखक हैं। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक डैश हैं? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, ईशानी इब्न बुत्ता। तो तारिक ए फिरोज शाही, ये इसके लेखक कौन है आपके? जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1357 एक इतिहासकार था, मतलब इनका शासनकाल इतना रहा। ये एक इतिहासकार थे, इतने से इतने समय तक थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। इसकी प्रसिद्ध कृति तारिक ए फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। तो तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया? अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। दरबारी संगीतक आपके मियां तानसेन थे। ऑप्शन बी आपका राइट है। एटी 83 है आपका क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान? एटा, काशगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म काशगंज में हुआ था। कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज 2008 में एटा जिले से विभाजित कर नया जिला बनाया गया नामक कस्बे में गंगा नदी के किनारे हुआ था। तो 1253 में उत्तर प्रदेश के काशीगंज जिले में आपका गंगा नदी के किनारे हुआ था। एटा जो है 2008 के बाद बना है एटा, ठीक है। तो पहले आपका काशीगंज रहेगा, ठीक है। इसका मूल नाम अबुल हसन था। तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक जाने जाते हैं। तो तबला वाद्य यंत्र के जनक आपके कौन है? अमीर खुसरो हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, काशगंज। ये काशगंज जो है आपका 2008 के बाद इसे एटा जिले से जाना गया है, ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, काशगंज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, रामानंद स्वामी, संत रविदास, स्वामी करपात्री। तो रामायण के रचयिता कौन है आपके? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। वाल्मीकि ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, आधुनिक इतिहास। एंशियंट आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा
भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गापुरा, चित्तौड़गढ़, कोच, कोयम्बटूर। तो वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? आपका कोची में। कोच आपका कहाँ? केरल। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के कोच केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल का निवासी था जिसने 22 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे सारी जानकारी देते रहेंगे वास्को डी गामा के बारे में। वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली ऐश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब किया था ये आपको बताना है। 1609, 1610, 1612, 1618। स्वाली ऐश्वरी, इसका तो सन मुझे भी कंफर्म, एक मिनट, 1610 है, 1612 में। स्वाली का आपका युद्ध कब हुआ था? 1612 में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। स्वाली का युद्ध 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली ऐश्वरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हुआ। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। किस वर्ष में की थी भारत की खोज? 1498 ईस्वी में इसने भारत की खोज की थी समुद्र के मार्ग से। डेट क्या है आपकी? 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कब हुई थी? 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था किसने, ये पूछा गया। वीर पांड्य कट्टाबोर्नम, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट है आपका, मार्तंड वर्मा। अनियमन तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में, ये आपको इतना याद रखना, कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। किसने किया? मार्तंड वर्मा ने। इन दोनों के बीच हुई थी। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुरक्षित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य के सामंती प्रभाव को खत्म करना चाहते थे, बाकी चीजें नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1741 कोलाचेल की लड़ाई आपकी डच ईस्ट इंडिया और मार्तंड वर्मा के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800, 1806, 1813। तो वेल्लोर का विद्रोह आपका 1806 में हुआ था। 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण है। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। वेल्लोर का जो युद्ध है 1806 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन डी आपका राइट है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। किसने किया? रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत थी? 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। तो कितने रुपए दे रही थी बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट को? प्रतिवर्ष आपका 26 लाख रुपए का भुगतान कर रही थी। मतलब सहमत हुए थे इतने पे। इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुआ। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेजों ने प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए, मतलब 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट है, मछलीपट्टनम। यह आपका पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, किसका था? डचों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो काजू का प्रथम परिचय आपका पुर्तगालियों ने दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? डेनिश कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया 1616 में, 1650, 1630, 1670। तो 1616 में पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परिचालन शुरू हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बनारस, भोपाल, बहावलपुर, अवध। तो किसे सौंपा था? अवध को। नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, अवध के नवाब। ठीक है, ये बता दिया। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ ये भी बता दिया। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद के प्रथम संधि की। अब आपको ये पता करना इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें क्या क्या थी। तो पहली संधि आपको बता दी मैंने, 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देना होगा। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए, मतलब ये जितने भी थे मुगल सम्राट को दे दिए गए। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। क्लियर? तो ये 3 शर्तें इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। इन तीनों से आपके क्वेश्चन बने हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो ये टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो है टीपू सुल्तान इसमें पराजित हुए थे। कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? 1792 ईस्वी में हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भू क्षेत्र तथा उनके साथी मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देने पड़े थे। अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप 3 करोड़ की मांग की। तुरंत धनराशि न दे पाने के कारण अंग्रेजों ने, कौन है उस समय? कॉर्नवालिस थे, इनके 2 पुत्रों को बंधक बनाया। 1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर चतुर युद्ध में
टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गया और वंड्यार वंश के 1 या 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाया और उस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप दी। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अवध का प्रथम नवाब था? आशफउद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। तो यहाँ पर आपका सादत खां जो है अवध के प्रथम नवाब थे और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कहीं आता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को हराया? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई हुई थी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो चारों ऑप्शन में सन तो सही दिए हुए, ठीक है, जिसको याद नहीं वो याद कर ले। अब आपसे पूछा गया किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को हराया था? तो ये आपका प्लासी के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। डेट क्या है? 23 जून है। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था ये। नवाब शुजाउद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हुआ एवं अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया और बाद में अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? अभी बता 1757 में। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ी गई थी। शुजाउद्दौला, हबीबुल्ला खां, उस्मान अली खां, मीर मोहम्मद यूसुफ खां। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। प्लासी की लड़ाई शुजाउद्दौला। आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके आगे की वीडियो हम कल बात करते हैं। थैंक यू।